हम लोग आईसीएसई कॉन्साइज फिजिक्स देख रहे थे। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 1 क्यों? एक्चुअली देखो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है और हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था करीब जुलाई अगस्त में या फिर जून जुलाई ऐसे ही कुछ स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स हमने ये सोच करके छोड़ दिया था या आधा पढ़ा करके छोड़ दिया था कि लोग ये चैप्टर कर लिए होंगे। ठीक है, अभी रिवीजन का टाइम है, तुम लोग ऑब्वियसली स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे, तो ठीक है अभी रिवीजन कर लो। लेकिन तुम लोग को डाउट्स अगर किसी भी चैप्टर से रहे ना तो वो तुम लोग पूछ सकते हो। जिस भी चैप्टर में डाउट हो उस चैप्टर के प्लेलिस्ट खोज लो, आईसीएसई कॉन्साइज फिजिक्स न्यू वीडियो वाला, और जिस भी चैप्टर में डाउट हो, जहाँ पर भी डाउट हो वहाँ पर जा करके तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कॉन्साइज चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा है या क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा है, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। इससे पीछे वाला हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग देख लेते हैं बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। और इसको स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर। मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है, जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि एक चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो मी अकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर 9th की बात करें तो 9th का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एस्टेंट का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एस्टेंट की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11th-12th में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है। ठीक है, कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एक किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11th-12th में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपैरेटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो। ठीक है, एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एससी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10th में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो
बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम edu for e था, ठीक है। तो edu for e था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11-12 अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11-12 अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9 से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu for e था अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल है हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुंचने के लिए हम लोग को हमारे लिए जरूरी है कि 9th-10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम मिला था। फिर 3rd राउंड जाने का बारी था, पर 3rd राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहां पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। हम लोग देख रहे थे बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम्स, है ना, समय के बारे में देख रहे थे। तो इसमें बिगर यूनिट्स क्या है, अगर हम लोग स्मॉल लेवल पर बात कर चुके हैं, सेकंड देख चुके हैं, है ना। तो अगर हम लोग को मान लो कि कुछ क्लास वगैरह की बात कर रहे हैं, कितने देर का क्लास होता है, तो अगर हम बोलेंगे कि होता है 120 सेकंड का, तो थोड़ा सा और टाइप का लगता है। तो उसके लिए बेहतर होता है हम लोग बोल देते हैं 2 घंटा। तो कुछ बड़ा मतलब अगर ज़्यादा समय कंज्यूम हो रहा है ना किसी काम को करने में, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बड़ा यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, मिनट, आवर, डे, उससे बड़ा जाएंगे तो मंथ, लूनार मंथ और भी बड़ा मिल जाएगा, ईयर, लीप ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम एक बहुत बड़ा यूनिट है ना। तो ज़रूरत के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग को बारी बारी से समझ लेना है कि ये सब का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिनट का। तो मिनट जानते हो, इसमें तो कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए। तो 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। उसके बाद आवर की बात करो तो 1 आवर में कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और वही तुम अगर बात करोगे आवर का, तो 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 1 आवर में हम लोग का हो जाएगा 60 × 60 3600 सेकंड। तो 1 घंटा में 3600 सेकंड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दिन का, है ना। तो दिन एक दिन में टोटल कितना घंटा, तो एक दिन में टोटल
24 आवर हो जाएगा। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो उस आवर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, है ना, तो इतना मिनट। और इस मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार फिर से 60 से, क्योंकि इतना तो मिनट हो गया था, मिनट को बस सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 60 से हमने मल्टीप्लाई किया, आया 86,400। यही 86,400 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम लोग सेकंड का डिफिनेशन पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर था 1/86,400 इंटू 1 मिलियन सोलर डे। तो 1 मिन सोलर डे का मतलब क्या था? सोलर डे मतलब एक दिन, एक दिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटा मतलब कि 86,400 सेकेंड। तो अब इसको और इसको कैंसिल कर दो तो कितना बच जाएगा? 1 सेकंड मिल जाएगा ना हम लोग को। वही हम लोग का डिफिनेशन था, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन लिखते समय कहीं भूल जाओ कि कितना पार्ट होता है मीन सोलर डे का, तो तुम लोग एक दिन में पता कर लेना कि कितना सेकंड होता है। 24 को मल्टीप्लाई कर देना 3600 से, तो इतना आ जाएगा, क्योंकि एक घंटा में 3600 सेकेंड और एक दिन में टोटल 24 घंटा। अब बात करते हैं मंथ का। तो देखो मंथ ऐसे बहुत टाइप का होता है। हम लोग का हिंदू कैलेंडर अलग होता है, मुस्लिम कैलेंडर अलग होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं ना ऑफिस वर्क के लिए, वो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर यूज करते हैं, है ना। और ये सब का अपना अपना ये है। वेस्टर्न कैलेंडर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वेस्टर्न कैलेंडर है कि वो आधारित है तुम्हारा कि अर्थ जो है ना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, उसको ये लोग एक ईयर मान करके चलता है। मतलब कि वेस्टर्न कैलेंडर में एक साल तब माना जाता है ना जब जो अर्थ है अपने जगह से स्टार्ट करके पूरा एक परिक्रमा कर ले सूरज का, तो वो एक साल होता है। लेकिन हम लोग जब हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक साल होता है 12 महीने का। और एक महीना कैसे डिसाइड होता है? एक महीना डिसाइड होता है अमावस्या के दिन से शुरू होता है। अमावस्या के दिन से लेकर के चंद्रमा का जो शेप है ना वो बदलते रहेगा, बदलते बदलते पूरा एक मंथ पर जाकर के मतलब 29 दिन, 29.5 डे, 29.5 डे में फिर से वो अमावस्या जहाँ से शुरू हुआ था ना चंद्रमा वहीं पर आ जाएगा फिर से। तो उसको हम लोग अपने कैलेंडर में मतलब हिंदू या मुस्लिम कैलेंडर में एक मंथ मान करके चलते हैं, है ना। पहले शायद पढ़ भी चुके हैं। तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, उसी को लूनार मंथ बोलते हैं, है ना। लूनार पीरियड होता है जब चंद्रमा पूरा ब्लैक से फिर से ब्लैक हो गया। ब्लैक था मतलब अमावस्या से स्टार्ट हुआ और फिर से अमावस्या वाला पोजीशन पर आ गया, तो उसको एक लूनार पीरियड बोलते हैं। तो अगर इसको करोगे ना तो ये 12 इंटू 29.5, क्योंकि एक मंथ में हम लोग 29.5 दिन ही काउंट कर रहे हैं ना, 29.5 डे में पूरा इसका ये हो जाता है। तो 29.5 इंटू अगर 12 करोगे ना तो आई थिंक 354 डे, देख रहे हो ना, 354 दिन, 354.37 डेज आता है। तो इसका जो हम लोग का हिंदू कैलेंडर वाला जो है ना अगहन पूस कार्तिक कुछ कुछ एज टाइप का होता है, तो ये सारा मतलब कम कम दिन का होता है और इसमें साल जो है ना जल्दी लग जाता है ना। इसमें जो तुम्हारा ईयर होगा वो वेस्टर्न वाला जो कैलेंडर है ना उससे पहले पूरा हो जाता है, 10 दिन पहले लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसमें हम लोग का कुछ मंथ होता है 31 दिन का आता है। 7 मंथ अगर देखोगे ना तो 31 डेज का आएगा, और जो 6 मंथ है वो आएगा 30 डेज का। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है 31 वाला कौन कौन सा है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो एक सारा है 31 दिन का। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 हुआ, 7 4 11, ये 30 दिन का आएगा। और एक जो फरवरी होता है वो या तो 28 दिन या फिर 29 दिन का होगा अगर लीप ईयर रहा तो इस तरह से होता है इसका मंथ वेस्टर्न कैलेंडर का, है ना। हम लोग वेस्टर्न ऑफिस काम के लिए वेस्टर्न कैलेंडर ही यूज करते हैं। इसके अलावे इसमें अगर देखोगे तो एक साल में टोटल कितना दिन हो जाता है, 365 दिन हो जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन अगर करें तो हम लोग जनरली 30 दिन का बोलते हैं कि एक मंथ होता है। अब आ जाओ लूनार मंथ में। द वेस्टर्न और ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसा कि हम बताया कि वो जो अर्थ है ना सन के चारों तरफ जब एक पूरा चक्कर लगा लेता है ना तो उसको वो लोग एक साल बोलता है। तो हमारा जो है उस पर बेस्ड है, मतलब वेस्टर्न कैलेंडर जो है उस पर बेस्ड है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर की तो ये बेस्ड है ऑन द फेज ऑफ मून, चंद्रमा के फेज पर ये डिपेंड करता है, एज सीन फ्रॉम आवर अर्थ।
इन दिस कैलेंडर 1 मंथ इज द टाइम ऑफ 1 लूनार साइकिल, और 1 लूनार साइकिल कितना होता है 29.5 डेज का। समझ में आ गया। द पीरियड ऑफ 12 लूनार मंथ इज 354.37 डेज। तो ये होता है टोटल 354.37 डेज। तो अगर इसको 355 भी मान लो तो 355 और 65, जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें 365, 10 दिन का अंतर है, मतलब 10 दिन पहले ये महीना पूरा हो जाता है। अब चलते हैं ईयर की बात करते हैं। तो ईयर में देख सकते हो 1 ईयर इज डिफाइंड एज द टाइम व्हिच द अर्थ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो एक ईयर कितना का हो जाएगा 365 दिन का हो जाएगा वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार, और 365 दिन में टोटल 86,400 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है लीप ईयर की बात करते हैं। तो पहले लीप ईयर समझ लो होता क्या है। तो सिंपल बोलते हैं कि लीप ईयर अगर पता करना है ना तो 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है किसी ईयर में, वो पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर है, अगर नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो एक्सेप्शन कुछ कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2004, 2008, तो ये सारा तो लीप ईयर ही दिया है। द सेंचुरी ईयर 1800, 1900 etc दाउ डिविजिबल बाई 4। देखो अब 1800 की बात करो तो 1800 में 400 से डिवाइड हो जाएगा, भाग करोगे तो भाग लग जाएगा, लेकिन वो तो लीप ईयर है नहीं। तो फिर लीप ईयर का एग्जैक्ट रूल क्या है। तो देखो अगर शताब्दी ईयर नहीं है, शताब्दी ईयर मतलब कि 100 से जो मल्टीप्लाइड ईयर है, जैसे 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया, ये सब शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर में 4 से भाग तो नहीं किया जाता है, उसमें 400 से भाग किया जाता है ना। जो जो शताब्दी ईयर होगा उसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। और जो शताब्दी ईयर नहीं है जैसे 2004, 2008, 2009, 2010, ये सब शताब्दी ईयर नहीं है, ये बीच वाला आ गया है ना। तो ये सब में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया। अगर लास्ट में डबल जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो लगा हुआ है, तो उसको 400 से डिवाइड करना। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1800 ईस्वी, डबल जीरो है, इसको 4 से डिवाइड करके हम लोग जांच नहीं करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से। और ये 400 से नहीं कट रहा है तो 1800 फिर हमारा लीप ईयर नहीं हुआ। लेकिन वही 2000 की बात करो, यहाँ भी देखो लास्ट में 2 जीरो है ना, कहाँ पर 2000 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो लास्ट में 2 जीरो है, इसको 400 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन अगर 1904, 1908 और 2004 ये सब का पता करना है ना, तो ये सब को सिंपल तुम 4 से डिवाइड कर दो, 400 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से डिवाइड करके ही पता चल जाएगा कि लीप ईयर है कि नहीं है। कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट गया तो लीप ईयर। अगर शताब्दी ईयर है मतलब कि लास्ट में डबल जीरो लगा हुआ है तो उसको डिवाइड करेंगे 400 से। अगर 400 से वो कटता है तो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं है। बस इतना ही है, वही चीज़ इतना लिखा हुआ है इधर। एवरी 4th ईयर है ना हैज़ 1 डे एक्स्ट्रा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड सो इट इज़ द लीप ईयर। बोल रहा है कि लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसमें 29 दिन का होता है, कुछ नया नहीं बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर लाइक 1904, 1908 ये सारा क्या है लीप ईयर है, और इस सब में फरवरी क्या होगा एक दिन ज़्यादा होगा। विल आल्सो बी द लीप ईयर। एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन क्या है द सेंचुरी ईयर, जैसे कि 1800, 1900 सेंचुरी ईयर लिखा हुआ है ना। सेंचुरी ईयर मतलब कि वही जिसके लास्ट में 2 गो जीरो है। दाउ डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल है फिर भी लीप ईयर नहीं है, इसको तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। आर नॉट द लीप ईयर दैट इज ईयर 2100 विल नॉट बी ए लीप ईयर, 2100 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये भी 400 से नहीं कटेगा। बट द ईयर व्हिच आर डिविजिबल बाई 400, ठीक है ना, वो शताब्दी ईयर जो 400 से डिविजिबल है वो क्या होगा लीप ईयर होगा। समझ में आ गया। जैसे 2000 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। 2400 2 जीरो है तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, और 400 से भी ए डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर है। अब हम लोग बात करते हैं डिकेड का। ए डिकेड इज ऑफ 10 ईयर। एक डिकेड कितने साल का होता है 10 साल का होता है। तो एक डिकेड हो जाएगा 10 साल, जो कि इतना सेकंड के बराबर। अब 10 ईयर में तुम लोग जानते हो एक ईयर में कितना सेकंड होता है, एक ईयर में कितना सेकंड होता है वो हम लोग निकाल चुके हैं है ना। ऊपर में देखो एक ईयर में इतना सेकंड, तो 10 ईयर में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस खाली 10 के पावर 7 की जगह 10 के पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
डिकेड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सब लिखने के लिए आएगा, आसानी से लिख दोगे। लीप ईयर में एक प्रॉब्लम था, लीप ईयर हम अच्छा से बता दिए। उसके बाद सेंचुरी आ जाओ। सेंचुरी कितने साल का होता है? 100 साल का एक सेंचुरी होता है। इन ए सेंचुरी देयर विल बी 24 ईयर्स ईच ऑफ 366 डे। तो ये पूछ सकता है कि एक सेंचुरी में कितने ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे। तो एक सेंचुरी में टोटल 24 लीप ईयर आएगा, और वो 24 लीप ईयर कितने दिन का होगा? 366 दिन का। बाकी सारा का सारा 65 दिन का होगा, है ना। 4 से स्टार्ट कर लो, 4, 8, 12, 16, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा। तो अगर तुम लोग को काउंट करना होगा कि एक सेंचुरी में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 24 इंटू 366 कर लेंगे, क्योंकि 24 दिन हमारा 24 साल जो है हमारा 366 दिन का होगा। बाकी बच गया कितना? 76 ईयर बाकी रह गया। तो उस 76 ईयर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 365 से, और बाकी उसके बाद सबको जोड़ देंगे, है ना। 24 इंटू 366, और बाकी जो बच्चा 76 उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल इतना दिन। अब इतना दिन को चाहो तो तुम लोग सेकेंड, आवर, मिनट, जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो। इतना दिन को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 24, क्योंकि एक दिन 24 घंटा का होता है। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 24 इंटू 3600, तो इतना सेकेंड में भी आ जाएगा। उसके आ जाओ अब लास्ट, मिलेनियम। तो एक मिलेनियम कितने साल का होता है? 1000 साल का होता है, और 1000 साल में टोटल इतना सेकेंड हो जाएगा। द कॉमनली यूज्ड बिगर यूनिट ऑफ टाइम आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल देकर के सबको समराइज कर दिया ताकि याद रखने में सुविधा हो। अब सेकंड वाला पता नहीं तुम लोग याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है। मिनट वाला तो मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, आवर वाला याद ही रहेगा 3600। डे वाला तुम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड को डिफाइन कैसे करोगे जब याद नहीं रहेगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो है ना। एक सेकंड क्या होता है? 1/86,400 उतना इंटू 1 सोलर डे, है ना, वही ना एक सेकंड होता है। मंथ हो जाएगा इतना सेकंड का। अब ये सब तुम लोग को याद नहीं रहेगा। मंथ निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देना 30 से ऊपर वाला में, है ना। इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ईयर वाला देखना, कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, क्योंकि कितना याद रखोगे। डिकेड, अगर ईयर वाला याद है तो डिकेड वाला तुम लोग को याद हो जाएगा। सेंचुरी या मिलेनियम तुम्हारा इतना सेकंड का हो जाएगा। अगर सेंचुरी याद रहेगा तो मिलेनियम भी तुम लोग याद कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग ड्राइव्ड यूनिट की तरफ। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? उसको किसी दूसरे यूनिट के हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सारा हमारा 7 ठो फंडामेंटल यूनिट था ना। और पीछे के तुम्हारा जो पेज था उसमें हम लोग पढ़े थे, पीछे के वीडियोज में हम लोग उसको डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पर दिया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, करंट, ये सारा जो है क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। 7 गो था, यहाँ पर दिया हुआ है ना 7। और इसके अलावा तो क्या दुनिया में 7 ही यूनिट है? दुनिया में भरा पड़ा है यूनिट, है ना। तो जितना सारा चीज़ उतना सारा यूनिट, तो ये सारा इन्हीं 7 से मिल करके बना हुआ है। अब एक एग्जाम्पल देखो। अब बात कर रहा है एरिया का, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फंडामेंटल यूनिट से बना है। कौन सा फंडामेंटल यूनिट इसमें यूज हुआ है? लेंथ वाला, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम का मीटर क्यूब। डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम होता है। मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये बन गया ड्राइव्ड यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब। किसके हेल्प से बना है? इन दोनों फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से। स्पीड में जाओगे तो डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। इस तरह से इसको तुम लोग देख सकते हो। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन भी बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा चैप्टर्स आगे पढ़ना है। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, तो ये सब जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, सबका फार्मूला तुम लोग को याद होते जाएगा। और जैसे जैसे फार्मूला याद होगा ना, जैसे वर्क बटा टाइम तुमको मान लो फार्मूला याद हो गया, तो वर्क बटा टाइम, तो फिर वर्क का भी फार्मूला तुम लोग को याद हो जाएगा, है ना। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फिर यूनिट तुम लोग जानते हो, पीछे पढ़ चुके हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू इसका एक तो डिस्टेंस भी आएगा ना,
देखो ये सब बाद में तुम लोग कैसे ड्राइव करोगे, बाद में जब सीख लोगे ना तो एक से दूसरा बनाते चले जाओगे। जैसे यहाँ पर वर्क बटा टाइम दिया है, तो वर्क का हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब फोर्स का किलो क्या हम लोग पढ़े थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद डिस्टेंस का हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस का हम लोग पढ़े मीटर डिवाइडेड बाई टाइम का क्या पढ़े, टाइम का सेकेंड। तो अब देखो सारा मिलाकर क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर -3 है ना, ए सेकेंड भी ऊपर जा करके पावर -1 हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड 3, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 है ना। तो इस टाइप से जब एक याद होगा ना, जैसे जैसे मतलब ऊपर वाला याद होगा ना, नीचे वाला तुम लोग खुद से बनाते चले जाओगे। तो ये सब बहुत आसान है। आगे जैसे जैसे सारे चैप्टर्स होगा ना तुम लोग का, उसका फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे आगे तुम लोग पावर भी पढ़ोगे, प्रेशर भी पढ़ना है तुम लोग को, फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, तो प्रेशर का फार्मूला याद करोगे तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर का जो ड्राइव यूनिट है ना और तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लोगे। वो सब हम लोग आगे के चैप्टर में सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने सारा पढ़ा दिया है, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सब कुछ देख लेना। फ्रॉम द एबव लिस्ट इट कैन बी नोटेड डैट सम ड्राइव यूनिट आर कम्प्लेक्स। कुछ कुछ ड्राइव यूनिट जो है वो काफ़ी क्या है, कम्प्लेक्स है। व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कुछ कुछ फार्मूलाज है ना, जैसे मान लो फोर्स का ही बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ा सा टफ हो जाता है, वर्क का करो तो और भी ज़्यादा टफ। तो ये सारा जो है ना बना हुआ है फंडामेंटल से, लेकिन काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। सच ड्राइव यूनिट हैव बीन गिवन अ स्पेशल नेम आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये सब का क्या किया है, एक स्पेशल नाम दे दिया है, इतना सारा लिखना ना पड़े उसके लिए। जैसे फोर्स वाला का था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका नाम दे दिया न्यूटन है ना। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन फॉर फोर्स, जूल फॉर वर्क, वाट फॉर पावर। ये सब जो कम्प्लेक्स हो रहा था ना उसका देख रहे हो ना, नाम दे दिया है। कूलम फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्ट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब तुम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो ये सब खुद ही सीख जाओगे। फुल नेम ऑफ सच यूनिट इज ऑलवेज रिटन विथ अ स्मॉल इनिशियल लेटर व्हाइल द इट्स सिंबल इज रिटन विथ द फर्स्ट कैपिटल लेटर। अगर सिर्फ सिंबल लिखना है ना तो कैपिटल एन, जैसे न्यूटन लिखना है तो खाली न्यूटन एन से, जैसे फोर्स हो गया 10 न्यूटन तो इसको 10 न्यूटन, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर 10 न्यूटन। अगर नाम फुल नाम लिख रहे हो ना तो सारा का सारा स्मॉल लिखो। तो ये सब लिखने का तरीका होता है, और लिखने का तरीका तुम लोग को सिखाया गया है। गाइडलाइन फॉर राइटिंग द यूनिट, यूनिट कैसे लिखते हैं उसके लिए देखो यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है। तो इस गाइडलाइन को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को लिखने आ जाएगा। कन्वेंशनली फॉलोइंग रूल आर ऑब्जर्व्ड। देखो पहला रूल क्या है, द सिंबल फॉर ए यूनिट which is not named after scientist which is not named after a scientist is written in a small letter. For example, symbol for meter is m। ठीक है, अगर सिंबल लिखना है जो कि साइंटिस्ट के नाम से नहीं बना हुआ है तो बस एक थोड़ा स्मॉल लेटर लिख दो। अब न्यूटन के लिए एन कैपिटल लिख रहे थे ना, क्योंकि न्यूटन नाम है वो साइंटिस्ट के नेम से बना हुआ है, लेकिन मीटर किसी साइंटिस्ट के नेम से नहीं बना हुआ है। यहाँ हम लोग स्मॉल लिख लेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल एम मत लिखना। फॉर सेकेंड इट इज स्मॉल एस, फॉर किलोग्राम kg and so on. The symbol for a unit which is named after a scientist, जो साइंटिस्ट के नाम के बाद बना है ना वहाँ पर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन, कैपिटल जे फॉर जूल, वाट के लिए कैपिटल डब्ल्यू, पास्कल के लिए कैपिटल पी, हर्ज के लिए कैपिटल एच, कूलम के लिए कैपिटल सी और वोल्ट के लिए कैपिटल वी। द फुल नेम ऑफ द यूनिट, ये सब सीख चुके हैं ना। फुल नेम अगर साइंटिस्ट के बाद लिखना हो, द फुल नेम ऑफ द यूनिट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट और नॉट। अगर फुल नाम लिखना है तो वो साइंटिस्ट के नाम से हो या फिर ना हो, इज ऑलवेज रिटन विथ ए लोअर इनिशियल लेटर। वो हमेशा छोटे लेटर से ही लिखा जाता है। जैसे कि किलोग्राम, तो देखो किलोग्राम हालांकि ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम फुल लिख रहे हैं ना, तो जब भी फुल लिखेंगे तो सारा का सारा स्मॉल लिखेंगे, सब के सब स्मॉल है, कैपिटल के ऐसे नहीं लिखना है। यूनिट ऑफ लेंथ इज रिटन एज मीटर, नॉट कैपिटल एम वाला मीटर।
यूनिट ऑफ फोर्स इज रिटन एज न्यूटन, नॉट कैपिटल एन वाला न्यूटन, है ना, सारा का सारा स्मॉल रहेगा। एनर्जी का जूल स्मॉल, पावर का वाट, सारा का सारा देख रहे हो ना स्मॉल ही है। उसके बाद एक कंपाउंड यूनिट फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर यूनिट इज रिटन आफ्टर पुटिंग ए डॉट क्रॉस और लिविंग ए स्पेस बिटवीन द टू सिंबल। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कॉम्प्लेक्स यूनिट मतलब है, तो उसको लिखने के लिए या फिर दो या दो से अधिक यूनिट के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बना हुआ है तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो डॉट देते हैं या फिर क्रॉस देते हैं या फिर बीच में गैप दे देते हैं, है ना। नहीं तो एन एम एक साथ लिख देंगे तो ऐसा लगेगा केजी जैसा लगेगा, है ना। जैसे किलोग्राम लिखते हैं ना तो के और जी एक साथ लिखते हैं, सटा हुआ रहता है, तो किलोग्राम। एन एम लिख देंगे तो लगेगा कोई ऐसा यूनिट है जो एक ही लेटर का वर्ड एन एम यूज हुआ है, पर यहाँ पर न्यूटन और मीटर दो अलग अलग यूनिट है, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए या तो बीच में डॉट देंगे या फिर क्रॉस देंगे या फिर गैप छोड़ देंगे। क्लियर है। नेगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग। अगर मान लो कि डिवाइड करने से बना हुआ है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव पावर देते हैं। जैसे न्यूटन वाला हम लोग कह रहे थे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एस के पावर -2 कर देते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव पावर इस तरह से हम लोग दे देते हैं अगर निगेटिव रहा या फिर डिवाइडेड रहा तब उस केस में, है ना। तो यहाँ पर देखो मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर फिर गैप फिर पर सेकेंड, जूल फिर गैप फिर पर सेकेंड। ए यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना तो कभी प्लूरल उसको मत बना देना, है ना। जैसे 10 मीटर्स लिखना है तो 10 मीटर्स कैन नॉट बी रिटन एज 10 ms, है ना, बिकॉज ms वुड मीन मिली सेकेंड। अगर ms लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल अगर लिखना हो तो उसको फुल नाम के साथ ही लिखना पड़ेगा। टू एवॉइड पावर ऑफ 10 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, prefix कैन be used with its unit, but a unit must not be written with more than one prefix. For example, instead of kmw, ठीक है, we must write gw। तो यहाँ पर kmw के बाद गीगावाट यूज किया है ना। नहीं, एक किलो मेगावाट न लिख करके हम लोग क्या करते हैं, गीगावाट यूज कर लेते हैं, एक ही वर्ड में हम लोग दिखा देंगे। मतलब एक से ज़्यादा परफिक्स एक साथ नहीं लगा देंगे, यहाँ पर दो दो ठो लगाया हुआ है, किलो मेगा फिर वाट, तो किलो और मेगा दो दो प्रीफिक्स एक साथ नहीं होगा 10 के पावर दिखाने के लिए, एक साथ ही हम लोग गीगा लिखेंगे उसको। व्हेन prefix is used with the symbol of unit, the prefix and symbol combined become the new symbol of the unit. For example, किलोमीटर क्यूब means 10 to the power 3 मीटर का होल क्यूब, इतना में। It does not mean 10 to the power 3 मीटर क्यूब। ए लाइन क्या बोल रहा है हम लोग को, When prefix is used with the symbol of unit, prefix अगर यूज हुआ है सिंबल ऑफ यूनिट के साथ। अब यहाँ पर देखो किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर का क्यूब करना है ना, तो इसका मतलब हुआ 10 के पावर 3 मीटर का क्यूब, इतना का क्यूब, ठीक है ना। किलो का मतलब ये नहीं समझ लेना है, किलो का मतलब जनरली हम लोग 1000 समझते हैं ना, जैसे किलोमीटर क्यूब, तो किलोमीटर क्यूब का मतलब कोई ये भी समझ सकता है कि 1000 मीटर क्यूब का बात कर रहा है ना, तो वो नहीं समझना है। किलो का मतलब यहाँ पर 1000 नहीं है, यह है 10 to the power 9 मीटर का होल क्यूब, है ना। मतलब कि पावर 3 जो है ना इसके ऊपर भी आ जाएगा और मीटर के ऊपर भी आ जाएगा। हम लोग को अलग से 2 बार 3 देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मतलब अगर किलोमीटर क्यूब कहीं पर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब खुद ही समझ लेना है कि ये पूरा km का क्यूब है, मतलब 1000 का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है, मतलब इसका मतलब सीधा ये होगा 10 के पावर 9 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ है। किलोमीटर क्यूब अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब हम लोग को ये समझ लेना है, किलोमीटर क्यूब ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ किलोमीटर अलग है,
किलो अलग है और मीटर क्यूब अलग है, ये नहीं समझना है। इसका मतलब दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका अगर मतलब निकालोगे ना तो 1000 मीटर का होल क्यूब हुआ, और इसका मतलब निकालोगे ना तो ये होगा 1000 मीटर क्यूब। दोनों में फ़र्क है। ये 1000 का पावर 3 है, यहाँ पर सिर्फ 1000 है। हम लोग का सही कौन सा होगा? सही ए वाला होगा। तो ये था लास्ट। इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब न्यूमेरिकल के लिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसका न्यूमेरिकल करवाना है कि नहीं करवाना है। एग्जाम्पल तो तुम लोग देख लोगे, क्वेश्चन भी देख लोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल तो होगा ही। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स दे रखा है, ठीक है। तो ये तुम लोग एक बार कमेंट करके बता देना, और अगर करवाना होगा तो करवा देंगे, अगर तुम लोग को रिक्वायरमेंट होगा तो करवा देंगे, और नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए थैंक यू।